इसका एप्लीकेशंस देखते हैं क्या क्या काम आता है। और इसके एप्लीकेशंस में आता है, इसे जैसे मैंने कहा इंटीरियर डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग इसका शेप मोल्ड कर सकते हो। तो फॉर इंटीरियर डेकोरेशन इसके अलावा स्टेचूज इससे बनाई जाती हैं, वो भी डेकोरेशन का एक पार्ट होती हैं। एग्जाम्पल, जब हमारे यहाँ गणेश उत्सव होता है तो गणेश जी की मूर्तियाँ भी इससे बनाई जाती हैं। और आपने सुना होगा कि आजकल इसका जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि घुलता नहीं है पानी में, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। इसलिए कहा जाता है पीओपी की मूर्तियाँ नहीं यूज़ करना चाहिए, जो अंदर से खोखली होती हैं। इसकी जगह मिट्टी की यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये डिसॉल्व नहीं होता है वाटर में, तो पॉल्यूशन कॉज करता है। इट इज़ यूज इन डेंटिस्ट्री। जब दांत बनाए जाते हैं तो उसकी जो प्रिपरेशंस होती हैं उसमें उसका जो कहना चाहिए एक शेप, इनिशियल शेप देखने के लिए उसको बनाया जाता है, यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इसके अलावा यदि बोन्स फ्रैक्चर होते हैं तो बोन फ्रैक्चर में भी रिपेयर में, सेटिंग करने में, सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डी है उसकी सेटिंग करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। हम पीपल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें बोरॉन फैमिली में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस की थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम पढ़ रहे हैं वो है नेचर ऑफ बोन। शुरुआत में बोरॉन से करती हूँ। तो हमने बात की थी कि बोरॉन की साइज़ बहुत छोटी होती है और आयरन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती, क्योंकि उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा आयरन एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जो उसे एक अनस्टेबल सब्सटेंस बना देगी। तो ड्यू टू स्मॉल साइज and high ionization energy, it prefer to form covalent bond. शेयरिंग करना प्रेफर करता है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहती है कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर सके। इसके कोवलेंट बॉन्ड में इससे जो कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, तो अगर मैं इसका हैलाइड एग्जांपल लेती हूँ, बोरॉन का ट्राई हैलाइड, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये कंपाउंड बनाने के बाद भी इनके आउटरमोस्ट शेल में हम देखें तो सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाते हैं। देखिएगा ये पेयर, देखिए ये फर्स्ट पेयर जो शेयरिंग से बनी, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर, जिस वजह से इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, जो ऑक्टेट से 2 कम
इसलिए ये कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहता है, जिसकी वजह से ये लेविस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे लेना चाहते हैं, इसलिए दे विल बिहेव लाइक लेविस एसिड। अब वो कौन से तरीके हैं जिससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं? तो मैं दो तरीकों की बात करूंगी। फर्स्ट जो तरीका है उसमें ये है कि इट फॉर्म बॉन्ड विद अ लेविस बेस। लेविस बेस के साथ में बॉन्ड बनाएगा। किस तरह हम देखते हैं, ये रहा हमारा बोरॉन का कंपाउंड, जो देखेगा 3 क्लोरीन से बॉन्डेड है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। और यहाँ मैंने नाइट्रोजन ड्रॉ किया, इसके पास में क्लोन पेयर है। हम जानते हैं जिनके पास क्लोन पेयर होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो वो लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ इस तरह ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और इनमें होगी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, जिसमें ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, जिससे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। नाइट्रोजन डोनर का काम कर रहा है यहाँ पर और बोरॉन जो एक्सेप्टर का काम कर रहा है, और ऐसा करते ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब इसके पास में कुल मिला के 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी तक 3 थे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयर, मतलब 6, 2, 2, 4, 2, 6। अब देखिए बॉन्डिंग करने के बाद 2, 2, 4, 2, 6 और एक पेयर उसको नाइट्रोजन से मिल गई थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है, क्या इस दौरान के हाइब्रिडेशन में कोई चेंज आता है? तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ फॉर्म ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड, जिसे हाइब्रिडेशन में शामिल किया जाता है। तो बिल्कुल इसका हाइब्रिडेशन जो पहले था वो sp3 था और sp2 था, और इसका sp3 था 4 पेयर के कारण। तो अगर पूछा जाए बॉन्डिंग में कोई चेंजेस आए हैं, तो बिल्कुल आए हैं। ये जो इसके पास 4 पेयर हो चुके हैं, जिसके कारण इसका हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 हो चुका है। और नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, तो पहले लोन पेयर शामिल हो रही थी हाइब्रिडेशन में, उसकी जगह कोऑर्डिनेट ले ली। तो पहले भी 4 थी, अभी भी 4 है, तो हाइब्रिडेशन अभी भी sp3। तो इसके हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो एक तरीका तो इसके पास ये है जिससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, दूसरे के पास फुली फिल्ड होता है, मगर इट इज नॉट इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बैक बॉन्ड इज इक्वल टू पाई बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ में कर सकता है लाइक दिस। ये है बोरॉन, ये 3 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्डेड है। अगर इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका मतलब p2 p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें कह रहे हाइब्रिडेशन sp2 है, मतलब इसमें 3 में से सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल शामिल किए, खाली पड़ा है इसका। इस तरह मैं इसका ये एम्प्टी ऑर्बिटल दिखा रही हूँ, जो कि सेकेंड पीरियड में होने का 2p है। इसी तरह इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर है फ्लोरीन के पास में, और ये पेयर भी 2p में ही रखी हुई है, क्योंकि ये भी सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है। इसके पास भी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग कहलाती है, जिसमें ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर 2p से 2p में देता है। इट इज़ इक्वल एंड टू पाई बॉन्ड। इसे p पाई बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग जो है वो p और p के बीच में हो रही है। और इसके हाइब्रिडेशन में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि पहले भी इसके पास बैक बॉन्डिंग से पहले 3 इसके पास सिग्मा बॉन्ड थे, अभी भी है। तो अभी भी हाइब्रिडेशन इसका sp2 है, मगर हाँ बैक बॉन्डिंग ने भी इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दी, जिसके कारण इसका जो ऑक्टेट है वो फुलफिल हो जाएगा। अब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। बोरॉन चाहे
टिपिकल नॉन मेटल होता है जिससे हम एक्सपेक्टेड थे कि वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। एल्यूमिनियम एक मेटल की कैटेगरी में आता है और अगर वो 3 आयन एनर्जी जो 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, जहाँ बोरॉन में बहुत ज़्यादा थी, एल्यूमिनियम पे आने पर काफ़ी अप्रिशिएबल चेंजेस आए, उसमें काफ़ी कम हुई है। उसके बावजूद भी अगर हम तीनों स्टेट में बात करें, दीज थ्री स्टेट्स, अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें, अगर हम वेपर स्टेट में बात कर रहे हैं इसकी, या फिर हम इसकी नॉन पोलर सॉल्वेंट में बात करें, लाइक बेंजीन, टॉलिन, इस किसी में से कंपाउंड है, तो अगर हम इसके नॉन पोलर सॉल्वेंट से बात कर रहे हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग ही शो करेगा। क्योंकि कम होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है तीनों आयन एनर्जी का सम, जिससे अब्सॉर्ब करके इसके लिए कंपाउंड बनाना पॉसिबल नहीं है। ये हाई वैल्यू से अनस्टेबल बना देगी। और अगर हमने जो बात बोरॉन को लेके की कि वो एक लेवस एसिड की तरफ बिहेव कर रहा था कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो ये भी एक लेवस एसिड है। नाम सुना होगा आपने अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसके लेवस एसिड बिहेवियर के कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में इसको यूज़ करते हैं। It's a Lewis acid used in Friedel-Crafts reaction. तो जैसे कि हमने कहा कि बोरॉन बैक बॉन्डिंग के थ्रू या फिर लेविस बेस से रिएक्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ये एक्चुअली डायमर बना देता है। जब हलाइड डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इन डायमर्स के बारे में। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि ये इस तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर डायमरिक फॉर्म में ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, यदि ये सॉलिड वेपर स्टेट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अब मैं आती हूँ एक्वस सॉल्वेंट में। इन द एक्वस सॉल्यूशन, इन द एसिडिक मीडियम, स्लाइटली एसिडिक मीडियम कहा जाता है। इन द स्लाइटली एसिडिक मीडियम इट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, पानी में जाकर ये आयनिक बॉन्ड बना लेता है और ये कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, लाइक Al H2O होल 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव। अब आप देख रहे हैं यहाँ बॉन्ड जो है वो आयनिक हो चुका है, क्योंकि वो प्रॉपरली अब 3 क्लोराइड आयन वाटर को दे रहा है और एक खुद कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में चेंज हो चुका है। हाइड्रेशन की बात करें तो आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइड्रेशन जो है इसका sp3d2 हो जाएगा। तो पहले हाइड्रेशन इसका आप देख रहे थे sp2 था और ये अपनी कोवेलेंसी बढ़ा सकता है। वजह ये है कि ये इसके पास d ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड भी कर सकता है। अब वजह जानना चाहते हैं कि पानी में अंदर जाने पर यह आयनिक में कैसे चेंज हो चुका है, तो हम पहले वाले रीज़न में जाते हैं कि यह आयनिक बॉन्ड इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि इसकी तीनों आयन एनर्जी का सम बहुत ज़्यादा था और ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। मगर जैसे ही पानी में जाते हैं तो आप ये पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि जो कैटायंस होती है दे अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है और जब ये वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाती है तो इट्स काइंड ऑफ बॉन्ड। और आप जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्योंकि ये आयन एनर्जी से क्या ज़्यादा होती है, तो उसे कवर अप कर सकता है, मतलब उससे आयन एनर्जी एब्जॉर्ब भी करनी पड़ी टेम्परेरी, तो बाद में इतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज कर सकता है कि वो उसे कंपनसेट करके इसके बॉन्ड को स्टेबल बना सकते हैं। एग्जाम्पल में बोलूँगा, अगर उसने 10 वैल्यूज़ एब्जॉर्ब भी की और जैसे करीब 20 और 25 रिलीज़ करने के लिए बोल रहे हैं
तो अल्टीमेटली 15 का इसको बेनिफिट ही है, जिससे पानी में जाके हाइड्रेशन एनर्जी एक्सेस रिलीज करके आयनिक बॉन्ड बना देता है। और आप देख सकते हैं सॉलिड में या वेपर्स में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कहीं भी कोई हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए वो कोवलेंट बॉन्ड में ही एग्जिस्ट करता है। इसके बाद बाकी कंपाउंड बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द हैलाइड्स are also from ionic bond in the water। वो भी ऐसे ही कुछ करते हैं। और मैं अगर इस M से रिप्रेजेंट करूं कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें हाइड्रेशन जो होता है वो sp3 होता है। तो बोरॉन जो टिपिकल नॉन मेटल है, अपनी छोटी साइज और हाइड्रेशन एनर्जी कारण से कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। वो एक लेविस एसिड है जो बैक बॉन्डिंग या किसी लेविस बेस से कनेक्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है। एल्यूमिनियम वैसे तो मेटल है, पर सॉलिड वेपर स्टेट और नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी कारण कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। डायमर बनाकर वो अपना इस तरह का ऑक्टेट कंप्लीट करता है, पर पानी में जाकर वो कहीं ज़्यादा एक्सेस हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज कर सकता है इन कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, इसलिए वो कोवलेंट से आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी हैलाइड भी कुछ ऐसे ही करते हैं और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में चेंज आते हैं। एल्यूमिनियम शो sp3d2 हाइब्रिडेशन विद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जबकि यदि बाकी कंपाउंड की बात करें दे प्रेफर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद sp3 हाइब्रिडेशन एंड टेट्राहेड्रल शेप। बारी आती है रिएक्शन विद एयर की। शुरुआत करते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम के साथ में। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम शो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी शो करने के कारण ये दो फॉर्म में मिलते हैं। एक फॉर्म होता है इनका क्रिस्टलाइन फॉर्म, और जो दूसरा फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं इरेगुलर ज्योमेट्री वाला फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एमोरफस फॉर्म। बोरॉन एल्यूमिनियम दोनों ही ऐसा कुछ करते हैं, दोनों में ही क्रिस्टलाइन और एमोरफस दो नेचर मिलते हैं। इसमें बोरॉन को लेकर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। एक वैरायटी होती है बोरॉन की जिसे ध्यान रखिएगा, उसका नाम होता है मॉइसन बोरॉन। ये जो वैरायटी होती है मॉइसन बोरॉन, इसे एक रिलेटिवली लेस प्योर क्वालिटी कहना चाहिए, इम्प्योर क्वालिटी कहा जाता है बोरॉन की, जो कि एमोरफस फॉर्म होता है। तो इम्प्योर एमोरफस फॉर्म ऑफ बोरॉन। मॉइसन बोरॉन कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। बोरॉन एल्यूमिनियम दोनों ही दो फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टलाइन एमोरफस। बोरॉन की एक वैरायटी होती है इम्प्योर एमोरफस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मॉइसन बोरॉन। और अब एयर के साथ में उसकी रिएक्शन बात कर रहे थे, तो एयर में मेनली हम दो के साथ रिएक्शन इसकी डिस्कस करेंगे। एयर प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ और एयर प्रेजेंस नाइट्रोजन के साथ। क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम अपनी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो बोरॉन एल्यूमिनियम होते हैं, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, इन दोनों में ही इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म डू नॉट रिएक्ट विद एयर। क्रिस्टलाइन फॉर्म पर एयर का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टलाइन फॉर्म पे एयर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगर हम बात करते हैं एमोरफस फॉर्म की, तो एमोरफस फॉर्म में
बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। फॉर्म B2O3 बोरॉन का ऑक्साइड, और जो बोरॉन का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है। ये नाइट्राइट में आता है। तो इसका एमोरफस फॉर्म एयर के साथ भी रिएक्ट करता है और साथ में ये नाइट्रोजन के साथ में भी रिएक्ट करता है। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बताऊँ उससे पहले एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। बोरॉन ऑक्साइड की एक रिएक्शन जो कि अक्सर पूछ ली जाती है, इसमें एक है कि अगर आप B2O3 में कोक मिलाते हैं और साथ में उसमें ड्राई क्लोरीन पास करते हैं तो ये जो तरीका है ये बोरॉन का ट्राइक्लोराइड जो बनाने के लिए काम आती है। आपके एग्जाम में पूछा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फॉर्म बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो यहीं पे हम देखते हैं बन जाता है BCl3 और साथ में आप देख रहे हैं कोक के साथ में ये ऑक्सीजन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तो ये रिएक्शन। इसके अलावा ये एल्यूमिनियम से ये डिफ्रेंशिएट होगी, वो किस तरह लिखेगा कि अगर आप बोरॉन के ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो आपको एसिड मिलता है, बोरिक एसिड। जबकि अगर आप याद रखिएगा, मैं भी जब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की पानी के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो एसिड नहीं मिलेगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये फ़र्क दिखा रहा है कि बोरॉन का नॉन मेटलिक नेचर जो उसके ऑक्साइड को एसिडिक बना रहा है, इसलिए पानी में लाने पर एसिड बन रहा है, जबकि इसके जब इमीडिएट मेंबर जो नीचे है वो मेटलिक नेचर का है, इसलिए पानी मिलाने पर उसमें बेस मिलेगा। तो ये है बोरॉन की रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। हम लोगों ने बात की थी कि इसका भी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो एयर से इफेक्टेड नहीं होता है, इसका जो एमोरफस फॉर्म है जरूर रिएक्ट करता है। और जो दो प्रॉपर्टीज़ हमने बेरिलियम और मैग्नीशियम में पढ़ी थी, जो प्रॉपर्टी वो यहाँ भी एप्लीकेबल है कि जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो इट फॉर्म a non-porous protective layer of oxide जिसको फर्दर प्रोसेस करने से बचाता है। तो अगर हम चाहते हैं इसके रिएक्शंस हो तो इसका जो पीस फॉर्म होता है इससे बेटर होता है हम इसका पाउडर्ड फॉर्म लें, और इसका पाउडर्ड फॉर्म जो होता है वो इंटरनली भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन हो पाती है। और हम रिएक्शन देखें तो एयर में दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Al2O3 बनाएगा, और ये जो Al2O3 होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। और इसी तरह ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाएगा। तो ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है और ये नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है। इस तरह दोनों के ही कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर हुए हैं। अब अगर हम आगे बात करें इसकी तो कंपेयर करना चाहती हूँ बोरॉन के साथ में। एक प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सेम है, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि बोरॉन के ऑक्साइड में अगर कोक और ट्राइक्लोरीन मिलाया जाए तो क्लोराइड बनता है, उसी तरह आप देखिएगा अगर एल्यूमिनियम के भी ऑक्साइड में कोक मिलाया जाए और साथ में क्लोरीन मिलाया जाए तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा।
उसी तरह एक कंपैरिजन डिफरेंस बेसिस पे है कि अगर हमने बोरॉन के ऑक्साइड को पानी में मिलाया था तो जहाँ हमें बोरिक एसिड मिला था, क्योंकि बोरॉन नॉन मेटल का है तो वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा था, अगर आप इससे पानी बनाएंगे तो हमें एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो क्लियरली शो कर रहा है कि इसका जो नेचर होता है वो मेटलिक होता है, जिससे कहा इसका ऑक्साइड जो है वो बेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसको अगर आपने वाटर में रिएक्ट किया तो ये एसिड ने मिला के बेस में कन्वर्ट हो रहा है। इसके अलावा यदि बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो दे ओनली फॉर्म ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बोरॉन और एल्यूमिनियम दो ही ऐसे मेंबर हैं इस फैमिली के जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, बाकी मेंबर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करते हैं। तो अगर मैं बाकी एलिमेंट्स को एम बोलूँ, इसमें एम में शामिल है गैलियम, इंडियम एंड हीलियम, तो डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। ये जो मेटल्स हैं ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, बनाएंगे M2O3। और नेचर की बात करूं तो सारा ही ऑक्साइड अगर हम देखें B2O3, Al2O3, Ga2O3, तो ये जो है वो एसिडिक है। एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं। और ये जो दोनों होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह कंपैरिजन में पूछी जा सकती है, इनको बाकी के साथ शामिल करके। जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल लूँ कि मुझे कुछ ऑक्साइड सपोज दिए गए हैं, सोडियम का ऑक्साइड दिया गया है, एच ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कली फैमिली से, फिर मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, साथ में उसी की फैमिली का कैल्शियम का ऑक्साइड है, और साथ में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दिया गया है, और मुझे इसको अरेंज करना है एसिडिटी और बेसिसिटी कंपेयर में। तो आप ध्यान रखिएगा, राइट में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ता है, उसके साथ में एसिडिक नेचर भी बढ़ता है। जहाँ तक लेफ़्ट की बात है, सबसे लेफ़्ट में ये आ रहा है जो टिपिकल मेटल होने के कारण सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद में अगर ऊपर और नीचे के एलिमेंट में कंपेयर करें तो हम पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है, मतलब कैल्शियम ज़्यादा मेटलिक या पॉजिटिव है मैग्नीशियम के कंपेयर में, इसलिए इसका जो ऑक्साइड है वो ज़्यादा बेसिक होगा मैग्नीशियम के कंपेयर में। अब ये जो दो एलिमेंट है राइट साइड के, इससे ज़्यादा एसिडिक होंगे, जिसमें एल्यूमिनियम नीचे है, बोरॉन ऊपर है। नीचे होने का इसका मेटलिक नेचर ज़्यादा होगा, जिससे कारण इसका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, और उसके बाद जो बारी आएगी B2O3 की आएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही फैमिली के मेंबर्स कंपेयर करके सवाल पूछा जाए, अलग अलग मेंबर्स भी कंपेयर किए जा सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है राइट में जाने पर नॉन मेटलिक नेचर बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइड का, और डाउन द ग्रुप जाने से मेटलिक नेचर बढ़ने के साथ में बेसिक नेचर इसका बढ़ता जाता है। और जितना अगर लेफ्ट में रहेगा ये उतना ही ज़्यादा ये बेसिक होगा, और राइट में जितना रहेगा उतना ही ऑक्साइड एसिडिक होगा। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है सीमेंट। सीमेंट सबसे पहले जोसेफ एस्पेडिन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। उन्होंने जो सीमेंट बनाया था उसे नाम दिया गया था पोर्टलैंड सीमेंट। इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहने के पीछे भी एक वजह है। इंग्लैंड में एक आइलैंड है पोर्टलैंड, और वहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो उतनी ही हार्ड होती हैं जितनी की सीमेंट होता है, इसलिए इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जा रहा है। तो पोर्टलैंड एक आइलैंड है इंग्लैंड का, और उसकी चट्टान से उसकी हार्डनेस मिलने के कारण सीमेंट पाउडर होता है बेसिकली, पर जब पानी मिला दिया जाता है तो उसकी हार्डनेस उसके साथ कंपेयर की जा सकती है, इसलिए उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है।
इस सीमेंट में हमने पहले भी 2 बार बात की है कि इसमें सबसे चीप सोर्स हो सकता है अल्कली का, वो हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे बनाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। तो अगर मैं बेसिक इंग्रेडिएंट की बात करूँ पोर्टलैंड सीमेंट की, तो इस पोर्टलैंड सीमेंट में मिलाया जाता है, एक तो आपका लाइमस्टोन होता है उसमें, और साथ में क्ले, जैसे हिंदी में चिकनी मिट्टी कहा जाता है। इन्हें मिक्स करने के बाद पानी में इनके बड़े बड़े बॉल्स बनाए जाते हैं। इन बॉल्स को जब गर्म किया जाता है तो बनने वाले सॉलिड मास को सॉलिड क्लिंकर कहा जाता है। सॉलिड क्लिंकर को क्रश किया जाता है, और क्रश करने पे जो पाउडर फॉर्म मिलता है उसे हम सीमेंट कहते हैं। ये जो पाउडर फॉर्म है इसमें अभी हमने जो जिप्सम पढ़ा था वो 2 से 3% मिला दिया जाता है। ये इसलिए मिलाया जाता है कि जैसे एग्जैक्टली मैंने अभी आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए कहा कि वो जितनी जल्दी जमेगा वो उतना ही ज़्यादा फ्रेजाइल होगा, उसकी क्वालिटी उतनी ही ख़राब होगी, और जितना ज़्यादा समय लेगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो जिस प्रोसीजर को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है, जिस तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में, वैसे ही जब आप इसमें पानी मिलाते हैं पाउडर फॉर्म में तो वापस उससे कंपोनेंट हाइड्रेटेड होते हैं, वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में रीअरेंज होते हैं। इस प्रोसेस को सेटिंग कहते हैं, और जितना ज़्यादा ये प्रोसेस टाइम लेगी बनने वाला सीमेंट उतना ही हार्ड होगा, क्वालिटी वाइज उतना ही अच्छा होगा। और इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ाने के लिए हम 2 से 3% इसमें जिप्सम बढ़ाते हैं। अब अक्सर पढ़ते हैं कि ख़राब क्वालिटी का जल्दी पुल ढल गए, या पहली चीज़ तो ये कि जो प्रॉपर कंपोजिशन होनी चाहिए वही मेंटेन नहीं की गई, और दूसरा समय कम करने के लिए हो सकता है काम पूरा करने के लिए जल्दी जिप्सम न मिलाया गया, ऐसी दोनों ही केसेस में उसकी बनने वाले की क्वालिटी पुअर होती है। तो जिप्सम जो है वो सेटिंग का टाइम बढ़ाता है। अगर बेसिकली हम बात करें उसमें क्या क्या होता है, तो जब ये पूरी प्रोसीजर होती है तो उसमें डाई कैल्शियम सिलिकेट्स होते हैं। केमिकली क्या क्या होता है हम बात कर रहे हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट्स जो लगभग 26% होता है, और ये होता है Ca2SiO, जो डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसमें सेकेंड चीज़ जो होती है वो होती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो करीब 51% होती है, और ये होता है Ca3SiO5। इसके अलावा होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो करीब 11% होता है, और ये होता है Ca3Al2। और इसे बनाते वक्त इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन रखी जाती है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा इसकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस कंपोजिशन में वेरिएशन ही क्वालिटी को ख़राब करता है। तो बेसिक कंपोजिशन बात करूँ इसमें क्या क्या होता है, कितने % होता है। इस कंपोजिशन में आता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका परसेंट सबसे ज़्यादा है, 50 से 60% वही होता है इसमें। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग में आता है सिलिका, रेत, SiO2। खर्चा कम करने के लिए आप पढ़ते हैं रेत ज़्यादा मिला दी जाती है, जबकि इसका परसेंट 20 से 25 ही होना चाहिए। The third important component is Al2O3, जो 5 से 10% होना चाहिए।
उसके बाद बारी आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो 2 से 3% होना चाहिए, और फिर दो सब्सटेंस फेरिक ऑक्साइड और SO3। दोनों ही 1 से 2% होना चाहिए। तो ये एक आइडियल कंपोजिशन है सीमेंट को बनाने का। जैसे मैंने कहा, इस कंपोजिशन में फिर बाद में जिप्सम में मिला दिया जाता है जिससे स्पीड बढ़ जाए, टाइम बढ़ जाए सेटिंग का। और इसमें अगर आइडियल कंपोजिशन बोला जाए और द गुड क्वालिटी, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका, the ratio of alumina and silica should range from 2 to 4.5, इसी रेंज में होना चाहिए। और सेकेंड जो रेशियो डिस्कस कर रही हूँ, एंड द रेशियो ऑफ टोटल ऑक्साइड टू दैट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, टू कैल्शियम ऑक्साइड शुड बी अराउंड 2, दुगना लगभग होना चाहिए। तो ये आप इसे आइडियली बना सकते हैं। और जहाँ तक नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी, इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है सेटिंग। तो जब पाउडर्ड सीमेंट में पानी मिला दिया जाता है, इट बिकम हार्ड, और इसे सेटिंग प्रोसेस कहते हैं। और इस सेटिंग के दौरान आप लोग ने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा, जब सीमेंट की सड़क बनती है तो लगातार पानी स्प्रिंकल किया जाता है, क्योंकि पानी का स्प्रिंकल भी जो सेटिंग का टाइम है वो बढ़ा देता है। तो इस दौरान ये वापस हाइड्रेटेड हो रहे होते हैं कंपोनेंट्स। हाइड्रेटेड होने के साथ में ये निडल शेप ले रहे होते हैं जो प्रॉपरली इंटरलॉक्ड हो जाता है, और ये जो इंटरलॉकिंग है वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। तो जैसे हमने कहा, जिप्सम के अलावा ये ज़रूरी है कि लगातार इसमें पानी डालें। आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन होता होगा तो कहते हैं लगातार तराई, जैसे हिंदी में कहते हैं, वो करना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि ऐसे में सेटिंग का टाइम बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ सेटिंग का टाइम उसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो आयरन और स्टील के बाद में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी नेशन के लिए सब्सटेंस होता है वो सीमेंट होता है, क्योंकि मेन कंस्ट्रक्शंस में इसका काम होता है। मेन कंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको रोड बनानी हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, ब्रिजेस बनाने हों, डैम्स बनाने हों, इन सभी में सीमेंट का उपयोग होता है। तो नेशन वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस माना जाता है किसी भी देश के लिए। इसलिए मैंने कहा था सीमेंट का जैसे जैसे एप्लीकेशन बढ़ रहा है, CO2 का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, और इसमें कोई अल्टरनेट तरीका जो कंस्ट्रक्टिवली इसको यूज़ कर सके वो ढूंढना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, इसलिए दिन ब दिन जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम। कैल्शियम कंपाउंड ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, पर मैग्नीशियम भी एक फैमिली मेम्बर है। इसका से कुछ कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला MgO है, हमने बात की थी कि कैल्शियम कार्बोनेट की तरह, बेरिलियम कार्बोनेट की तरह इसमें भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और ये बहुत थर्मली स्टेबल होने के कारण हमने कहा था कि हम इसे रिफ्रैक्टरी मटेरियल के रूप में भी यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला MgO। बनाएंगे कैसे इसको? सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी हम साथ में याद कर लेते हैं कि मैग्नीशियम बेरिलियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये अपने पर ऑक्साइड क्लियर बनाते हैं, पर यदि हम फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में इसको लेके जलाएं
तो ये ब्रिलियंटली चमक के साथ जलते हैं और मैग्नीशियम की चमक बेरिलियम से ज़्यादा होती है। और ये जो पॉइंट होता है ये हमें इनडायरेक्टली यदि हिंट दी जा रही है, सीधे नाम नहीं बताया जा रहा एलिमेंट का, तो मदद करता है। ब्रिलियंटली बोले तो बेरिलियम और डार्जलिंगली ब्रिलियंट बोले तो मैग्नीशियम की बात करेंगे। तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ प्रिपरेशन में एक तो वही आएगा कि मैग्नीशियम की रिएक्शन यदि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कराई जाए पाउडर फॉर्म में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके अलावा हम जो पढ़ चुके हैं वो मदद करेगा। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड कोवलेंट है पोलराइजेशन के कारण तो थर्मली अनस्टेबल है। इसके सभी के फैमिली के कार्बोनेट्स अनस्टेबल हैं। नाइट्रेट जो है वो अनस्टेबल है और साथ में सभी नाइट्रेट ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि इसके ये कंपाउंड अनस्टेबल है थर्मली और ये सब गर्म करने पर ऑक्साइड बनाते हैं। ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ भी आप देखें तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड 6 है उसमें से मैंने 1 लिया है NO2 और हाफ O2। तो इस तरह मैग्नीशियम की डायरेक्ट रिएक्शन ज़रूरी है पाउडर्ड फॉर्म ले क्योंकि अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है बेरिलियम की तरह, चमक के साथ जलता है। दूसरी चीज़ तीसरी इसके हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट्स और नाइट्रेट याद कीजिए हम पहले ही पढ़ चुके थर्मली अनस्टेबल है और टूट के बनाते हैं ये ऑक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टी अब डिस्कस करते हैं। वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल है, ज़्यादा तो नहीं घुलता और ये घुल के बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यदि इसे पानी में घोल दिया जाए अगेन कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्साइड। अब ये प्रॉपर्टी जो है बेसिकली ऑक्साइड है और आप याद कीजिए ऑक्साइड को भी एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और किसी भी ऑक्साइड को यदि वो मेटल से बना है और यदि वो पानी में डालने पर बेस बना रहा है तो उसे बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इसी बेसिस पे हम ये कहेंगे कि इट इज़ अ बेसिक ऑक्साइड क्योंकि पानी में घुल के बेस बना रहा है। और पानी में घुल के यदि ये बेस बना रहा है तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और वी गेट मैग्नीशियम क्लोराइड SH2। तो ये बेसिक नेचर का होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड में कह सकती हूँ थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल है बेरिलियम ऑक्साइड की तरह, इसलिए हम ऐसे रिफ्रैक्टरी मेटल के रूप में इनर लाइनिंग लगाने के लिए फर्नेस में यूज़ करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बताती हूँ, टू प्रिपेयर सोरेल सीमेंट। सीमेंट की वैरायटी है, हमने कीनी सीमेंट पढ़ा। अभी कीनी सीमेंट हमने पढ़ा था कि अगर हम सेटिंग के टाइम पर बोरेक्स से एलम मिला दें तो बहुत हार्ड बनता है POP, दैट इज कॉल्ड कीनी सीमेंट। उसी तरह टू प्रिपेयर सोरेल सीमेंट, सोरेल सीमेंट बनाने के लिए हमें करना यह है कि हमें इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व इन saturated solution of मैग्नीशियम क्लोराइड। और ऐसा करने पे हमें जो मिलेगा MgCl2.5MgO.XH2, दिस इज कॉल्ड सोरेल सीमेंट। तो सोरेल सीमेंट बना सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। और अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं तो एप्लीकेशन में एक तो मैंने बताया कि प्रिपेयर सोरेल सीमेंट बनाने के लिए काम आता है और थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल बनाने का काम में आता है। अभी याद कीजिए 5 से 10% एक सीमेंट में भी होता है। सोरेल सीमेंट के अलावा नॉर्मल सीमेंट बनाने में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ होता है।
नेक्स्ट जो कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज MgOH होल कॉम्प्लेक्स। एक इसको बनाने का तरीका अभी हमने रिसेंटली देखा, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर मिला दिया जाए तो क्योंकि ये बेसिक नेचर का है ऑक्साइड, ये पानी मिलकर एक बेस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। उसी तरह यदि हम मैग्नीशियम के दूसरे कंपाउंड लेते हैं लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, और यदि हम इसको बेस के साथ में रिएक्ट कराते हैं लाइक वी कैन यूज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is a base, or we can use NaOH. This is just an ion replacement in which chloride ion will be replaced by OH negative ion. It will form magnesium hydroxide, और जो कैल्शियम है वो खुद क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा हमको सोडियम क्लोराइड। इसे इस तरह आसानी से बनाया जा सकता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके या मैग्नीशियम के किसी सॉल्ट को उसके एग्जिस्टिंग एनायन को OH नेगेटिव आयन से रिप्लेस करके, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं इसके। तो पहली प्रॉपर्टी, इट इज़ अ वाइट पाउडर। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपनी स्मॉल साइज और हाई न्यूक्लियर चार्ज के कारण कोवेलेंट कैरेक्टर कैरी करते हैं, जिन्हें कारण कि वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा ये थर्मली अनस्टेबल है, टूट जाते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण। और टूट के बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। बेसिक नेचर का है ये, इसलिए कि एसिड के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल भले ही अल्कली से कम पर स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए यदि मैं इस बेस की रिएक्शन इसी एसिड के साथ में करती हूँ, सॉल्ट बन जाएगा, साथ में बनेगा वाटर। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए थोड़ा सा आपको क्वालिटेटिव एस्टिमेशन का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप उसे आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एप्लीकेशन में देख सकते हैं, या एनालिटिकल केमिस्ट्री पोर्शन होता है उसमें आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। जब बेसिक रेडिकल के टेस्ट होते हैं तो थर्ड ग्रुप में प्रेसिपिटेट के रूप में हाइड्रोक्साइड को निकाला जाता है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। कुछ चीज़ें जो इस सॉल्यूशन में कम सॉल्युबल होती है, जैसे थर्ड ग्रुप के मेंबर्स में आता है आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, इनके हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं होते, प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो ये बात की गई है कि मैग्नीशियम को इस तरह हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेसिपिटेट करके थर्ड ग्रुप रिएजेंट में नहीं ला सकते, क्योंकि जो सॉल्यूशन थर्ड ग्रुप एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, उसमें ये हाईली सॉल्युबल होता है। मान लीजिए कोई मैग्नीशियम की आयन है किसी भी फॉर्म में, और हम चाहते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पास करके वी शुड प्रिपेयर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आयरन, क्रोमियम और एल्यूमिनियम की तरह प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड इस सॉल्यूशन में हाईली सॉल्युबल होता है। वो आप सिर्फ तभी कर सकते हैं यदि वो लेस सॉल्युबल है। तो वी कैन नॉट
टेस्ट मैग्नीशियम आयन इन थर्ड ग्रुप। अगर मैग्नीशियम आयन है थर्ड ग्रुप का नहीं बना सकते, बिकॉज जो रिएजेंट मिलाया जाता है प्रेसिपिटेट निकालने के लिए, बिकॉज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज हाईली सॉल्युबल आप साथ में अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल है अमोनियम क्लोराइड, इसलिए उसको टेस्ट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन में केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में भी डिस्कस हुआ है। इसके बनने वाला एक सब्सटेंस जो है इम्पॉर्टेंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सस्पेंशन में सॉल्यूशन, से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और ये एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं। इसे एंटा एसिड के रूप में यूज किया जाता है। तो दिस इज द कंपाउंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।